नमस्कार दोस्तों, आर्य कैंपस में आपका स्वागत है और मैं रोबिन त्यागी आज पॉलिटी की अगली क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं किसके बारे में? आर्टिकल्स के बारे में। किसके बारे में? आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है, तो आर्टिकल्स के बारे में अगर बात करते हैं तो आओ देखते हैं इसमें क्या रहता है कि भाग 1 में अगर बात करूँगा तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बात करूँगा और भाग 2 में मैं बात करूँगा नागरिकता की। अगर 3 और 4 भी देखें तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो मिल जाएगा। तो भाग 2 में अगर मैं बात करता हूँ संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अगर आर्टिकल्स की बात करूँ तो आर्टिकल्स 1 to 4 किस में है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र में। और नागरिकता कहाँ से? 5 to 11। ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपके लिए, नागरिकता भी और संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अगर मैं भाग 1 के बारे में बात करूँ तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, देखो संविधान में क्या है कि भारत को क्या बोला है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या? यूनियन ऑफ स्टेट्स। कि भारत राज्यों का संघ है। ये लाइन आपके पेपर में डायरेक्ट आती है कि भारत राज्यों का संघ है। अगर मैं बात करूं करंट में, अगर भारत में कितने राज्य हैं तो भारत में 28 राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? इसमें आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखो लास्ट टाइम क्या था कि थोड़े दिन पहले हम पढ़ रहे थे क्या कि हमारे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन एक बहुत मेजर क्या हुआ कि चेंजेज आया क्या कि जो धारा 370 हटा दी गई थी जम्मू कश्मीर में से, और फिर क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बना दिया गया था? केंद्र शासित प्रदेश, मतलब यूनियन टेरिटरीज। तो अब क्या हुआ है कि उसमें क्या हो गया, फिर ये 9 हो गए थे, ठीक है, और अपने स्टेट्स हो गए थे 28। लेकिन अब एक मेजर डिफरेंस और देखने को मिला है। क्या हुआ है कि दिसंबर 2019 में क्या हुआ था कि दादर व नगर हवेली, क्या हुआ कि दादर व नगर हवेली और दमन व दीव, क्या? दमन व दीव को मिला लिया गया है। दमन व दीव को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और ये डेट कब की है? ये 26 जनवरी 2020 में ये प्रस्ताव पास हो चुका है, मतलब ये लागू हो चुका कब से? 26 जनवरी 2020 से। क्या? दादर और नगर हवेली प्लस में दमन व दीव। तो इससे अब क्या सिचुएशन आई है? अपनी करंट की सिचुएशन क्या रही है कि अपने 28 तो राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये आपकी करंट की जानकारी है, ये जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई पूछे तो हमारे देश में कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और इसका आंसर बिल्कुल राइट देना है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं किसके बारे में। अब मैंने बताया कि क्या कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसमें मैं आर्टिकल्स 1 से 4 तक की बात करूंगा। तो आर्टिकल 1 में अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्या है कि इंडिया दैट इज भारत। तो किसमें कि आर्टिकल 1 में क्या बोला गया है कि इंडिया दैट इज भारत। उसके बाद आर्टिकल 2 में अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या था? आर्टिकल 2 में क्या है कि जो नए राज्यों की स्थापना होनी है कि कैसे होनी है, क्या होनी है और किसका अधिकार है, वो कि नए राज्यों की स्थापना का अधिकार किसके पास? संसद के पास। आर्टिकल 2 में इसके बारे में जानकारी मिलेगी। किसके? नए राज्यों की स्थापना की जानकारी किससे का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। और आर्टिकल 3 में क्या है कि जो नए राज्यों की स्थापना या राज्यों के नाम में चेंज या राज्यों की सीमा में चेंज, ये सभी के सभी जितने भी काम होंगे वो संसद करेगी, लेकिन उसकी भी एक विधि दी है कि साधारण बहुमत द्वारा क्या करेगी? संसद इस प्रस्ताव को पास करेगी। क्या? संसद साधारण बहुमत द्वारा क्या करे? प्रस्ताव को पास करे, ठीक है, साधारण बहुमत द्वारा क्या करे? प्रस्ताव करे पास। प्लस में क्या रहेगा कि हमने आगे पढ़ेंगे हम क्या
कि एक आर्टिकल आएगा हमारे पास 368, इसे बोलते हैं संविधान संशोधन। और मैंने बताया था अपनी जो मेरी लास्ट लेक्चर है उसमें देखना, मैंने बताया था कि क्या चीज़ कहाँ से ली गई है। तो उसमें था कि आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। तो इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा क्या कि आर्टिकल 3 में जो था कि संसद क्या कर सकती है, नाम में बदलाव कर सकती है, या कर सकती है कि सीमा में चेंजेज कर सकती है, या कोई नया राज्य स्थापित करेगी। तो इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे कि इसमें आर्टिकल 368 के तहत ये इसका अपवाद है, ये आपको याद में रखना है। तो अपनी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। अब देखो क्या हुआ था, मैं स्टार्ट अगर बात करता हूं, नाइनटीन 1953 में अगर मैं डिटेलिंग की तरफ चलता हूं इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बाद, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। जिस टाइम पे भारत आज़ाद हुआ था तो क्या हुआ, उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि भाषाई आधार पर भारत डिवाइड नहीं था। तो सबसे पहले मांग हो रही थी भाषाई आधार पर, इसीलिए क्या हुआ कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई कि ये क्या करेगी कि ये राज्यों का क्या करेगी, पुनर्गठन। लेकिन जो इसके अध्यक्ष के अगर मैं बात करूं तो वो थे फजल अली, ठीक है। इनकी अनुशंसा पे क्या हुआ था कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, और इनकी रिपोर्ट आई थी अगर मैं बात करूं 1955 में। लेकिन इससे पहले देखो क्या हुआ कि जो तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की जो मांग थी वो काफ़ी तेजी पकड़ रही थी। क्या कि तेलुगु आधार पर जो अलग राज्य बनाने की मांग वो काफ़ी तेजी पकड़ रही थी, और जिसका नेतृत्व करता था पोटी श्रीरामुलु, जिन्होंने क्या किया कि तेलुगु आधार पर राज्य बनाने के लिए क्या किया कि अनशन स्टार्ट कर दिया, आमरण अनशन इन्होंने स्टार्ट किया था। और 56 मतलब क्या 56 दिनों बाद क्या हुआ कि इनकी हो जाती है मृत्यु। इनकी मृत्यु हो जाती है कितने दिन बाद, 56 दिन बाद। आगे देखते हैं क्या क्या रहा फिर। तो जब जिस टाइम 56, ये आप नोट कर लेना सब कुछ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब 56 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई, जिससे क्या हुआ कि इस आंदोलन ने क्या हुआ कि 56 दिनों बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या इसके कारण क्या हो गया, इस आंदोलन ने काफ़ी भयंकर रूप ले लिया, जिससे क्या हुआ कि ज़्यादा नरसंहार होने लगा। तो क्या हुआ कि अब क्या करेगी सरकार, बनाएगी क्या, एक नया राज्य, और वो बनाया 1 अक्टूबर 1953 को एक नया राज्य बना, क्या, आंध्र प्रदेश। और किस भाषा के आधार पर, पेपर में आ गया तो आंसर इसका रहेगा तेलुगु भाषा के आधार पर एक नए राज्य की स्थापना हो चुकी है। अब किस, उस राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो उसका आंसर देना आपको क्या, आंध्र प्रदेश। और अगर वो बात करें किसकी, कब हुआ था, तो 1953। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो साथ में अब क्या हुआ कि अब एक नया आयोग बनाया, किसने, संसद ने एक नया आयोग बनाया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन। अब संसद एक नया अधिनियम लेके आई, कौन सा, आयोग की तो मैंने बात कर ली थी, अब किसकी, अधिनियम की मैं बात करता हूं। तो संसद एक नया अधिनियम लेके आएगी, क्या, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। क्या लेके आई, संसद एक नया अधिनियम लेके आई जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन अधिनियम, और आया था ये कब, 1956 में। और जिसके तहत अब क्या होगा कि अब राज्यों का निर्माण हुआ भाषाई आधार पर, और कितने राज्य बने, 14 राज्य है। और केंद्र शासित की बात करूं तो 6 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब क्या, यूनियन टेरिटरीज बनी कितनी, 6 केंद्र शासित प्रदेश। ये आपको
याद रखना है कि जिस टाइम पे क्या हुआ था कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1956, पेपर में डायरेक्ट डेट आती है ये 1956, और इसके तहत कितने राज्यों का निर्माण हुआ था, तो वहाँ से आंसर दो कि आप कितने, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, यहाँ से अब ये बन चुके हैं। आपको एक स्लाइड दिखेगी अब, तो इस स्लाइड में मैंने क्या है कि जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट राज्य हैं सभी के बारे में आपको बता दिया है, ये आपको देख लेना है। अब अगर मैं बात करता हूँ क्या कि अगर इसमें थोड़ा सा इस जो ये सूची है इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो 1954 में क्या हुआ था कि फ्रांसीसियो द्वारा क्या हुआ, फ्रांसीसियो द्वारा पांडिचेरी को सौंप दिया गया। किसे? पांडिचेरी को सौंप दिया गया, भारत सरकार को पांडिचेरी मिल गया 1954। ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्ट आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, गोवा की, पेपर में काफ़ी बार पूछता है कि गोवा और एक था दमन व दीव, दमन व दीव। अगर इनकी अगर मैं बात करूं तो इनकी डेट आप मैं लिखो 18 दिसंबर 1961। इसमें क्या हुआ था कि सैन्य कार्रवाई द्वारा भारत में किसे मिला लिया गया, गोवा को और दमन व दीव। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ उस टाइम पे किसका राज था, यहाँ पे पुर्तगाली थे, पुर्तगाली। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ से कि अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले भारत कौन आया था, अगर विदेशी की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे, पुर्तगाली भारत आए थे। और अगर मैं सबसे बाद में जाने की बात करता हूँ, मतलब लास्ट में गया भी कौन भारत से, और वो पुर्तगाली गए थे। कब? 18 दिसंबर 1961 को क्या हुआ था कि गोवा और दमन दीव को भारत में मिला लिया गया था सैन्य कार्रवाई के द्वारा। अगर मैं बात करता हूँ एक डेट, एक मेंशन है जो मैंने टेबल डाली है कि अब और गोवा को जो राज्य का दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 1987। अगर मैं प्रॉपर डेट की बात करूं तो 30 मई 1987 को क्या हुआ था, अब गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था भारत सरकार द्वारा। अगर मैं इसके स्वतंत्रता की बात करूं या इसके अधिकार को ख़त्म करने की बात करूं तो ये रहेगा 18 दिसंबर 1961। अगर मैं बात करता हूं किसकी कि ये भारत सरकार ने गोवा को दर्जा कब दिया, तो इसका आंसर रहेगा 30 मई 1987। ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में काफ़ी बार इन्हीं क्वेश्चनों को वो पूछता है आपसे। और एक 3 राज्य थे वो भी आपको अगर क्रम याद रखना है तो CUJ, और कब बने थे ये कि ये 9, 11 और 13 को बने थे, नवंबर को, 9, 11, 13 नवंबर को। और डेट की बात करूं तो 2000। C से क्या अपना छत्तीसगढ़, U से उत्तराखंड और J से झारखंड। आपको ये याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद भी अच्छे से रहेगा। 9, 11, 13, ठीक है। 9, 11, 13 को क्या बने थे, 3 राज्य बने थे 2000 में। और हरियाणा तो आपको पता ही है 1966, 1 नवंबर। तो इस जो मैंने अभी आपको ये टेबल देखी होगी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये सारे के सारे राज्य इसमें मेंशन है कि कब क्या हुआ था, ठीक है। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 आर्टिकल 1 से और 4 तक की हमने अब बात कर ली है। तो आगे हम चलते हैं किसकी तरफ, नागरिकता की तरफ। और भाग 2 में नागरिकता है। देखो पेपर में काफ़ी बार ये पूछता है कि नागरिकता किसके मतलब किस भाग के अंतर्गत आता है, तो उसका आंसर रहेगा भाग 2 के अंतर्गत। उसके बाद हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार पे भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक अधिकार किस भाग के अंतर्गत आता है, तो उसका आंसर आप क्या रखोगे कि भाग 3 के अंतर्गत, जो अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा मौलिक अधिकार के बारे में। इससे पहले हम नागरिकता के बारे में जानते हैं। देखो नागरिकता की बात करूं तो इसके आर्टिकल्स रहेंगे क्या कि 5 to 11, तो 5 से 11 आर्टिकल्स के बीच में इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अभी थोड़े दिन पहले एक मुद्दा उठा था कैब का, CAA का, वो सभी कुछ क्या था, वो नागरिकता से रिलेटेड था। तो पेपर में काफ़ी बार पूछ लेता है कि ये अगर भाग की अगर बात करूँ तो इसका आंसर रहेगा भाग 2 के तहत।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, क्योंकि करंट का क्वेश्चन बनता है। अब नागरिकता की बात करूँ तो मैं आर्टिकल 5 की अगर मैं बात करता हूँ तो आर्टिकल 5 में उन व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में, मतलब उन व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है कि जिनका जन्म क्या हुआ है, जिनका जन्म हुआ है कहाँ, भारत में, और उनके माता पिता भी कहाँ से है, भारत से रिलेटेड है। तो उन्हें क्या हुआ है कि उन्हें जन्मजात भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उनकी नागरिकता वैसे सरकार छीन भी नहीं सकती। अगर छीनने की बात करूं तो नागरिकता उन व्यक्तियों की छीनी जा सकती है जिन्होंने नागरिकता भारत की पंजीकरण द्वारा ली है। अगर जन्मजात है तो वो भारत सरकार उसे बिना किसी मेन रीजन के, बिना किसी बड़े रीजन के उसे छीन नहीं सकती। तो जन्म से क्या हो, जन्म से भारतीय और उसके माँ बाप भी भारतीय हो, आर्टिकल 5 में इसकी बात की गई है। फिर उसके बाद हम करेंगे आर्टिकल 6 की बात। आर्टिकल 6 में अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 6 में क्या रखा है कि आर्टिकल 6 में इसने क्या किया है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं उनकी नागरिकता के बारे में बात की है। किसके? जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उन व्यक्तियों की नागरिकता की बात की है। ठीक है। आर्टिकल 7 की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 7 में क्या रहेगा कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए हैं, भारत से पाक गए हैं, उनके बारे में ये जानकारी मिलेगी। किससे? आर्टिकल 7 से। फिर आर्टिकल 8 की बात करूं, आर्टिकल 8 की अगर मैं बात करूं, आपने सुना भी होगा एक वर्ड, पॉलिटी में काफ़ी बार मिलता है, क्या? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन का मतलब जानते हो? एंग्लो इंडियन मतलब क्या कि मान लो कि कोई बच्चा है और उसके माँ से या बाप में से एक व्यक्ति भारतीय हो, ठीक है, तो उनकी संतानों को क्या बोलते हैं? एंग्लो इंडियन। ये क्या करवा सकती है? ये पंजीकरण करवा सकते हैं और ये भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन हो गया। आर्टिकल 8 में इनके बारे में बात की है। आर्टिकल 9 में क्या बात हुई है कि आर्टिकल 9 में बात हुई है कि उन व्यक्तियों के बारे में ये बात कर रहा है, आर्टिकल 9 कि उन व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा है क्या कि हमारी नागरिकता, व्यक्ति अपनी नागरिकता की समाप्ति के बारे में बात करेगा। ठीक है, नागरिकता की समाप्ति के बारे में बात करेगा। किसमें? आर्टिकल 9 में। देखो क्या है, अगर मैं इसके कुछ रूल्स हैं नागरिकता की समाप्ति के बारे में अगर मैं बात करूं, क्या कि कैसे कैसे व्यक्ति अपनी नागरिकता को खो सकता है। पहली बात, एक तो ये है कि अगर वो किसी दूसरे देश की, पहला पॉइंट ध्यान में रखेंगे क्या कि अगर व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता को अपना लेता है तो क्या होगा कि उसकी भारतीय नागरिकता वो खत्म हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी दूसरे देश की, यहां लिखता हूं मैं, दूसरे देश की नागरिकता अपनाने के बाद, दूसरे देश की नागरिकता अपनाने के बाद, दूसरे देश की अगर वो नागरिकता ले लेगा तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। अगर बात करूं, अगर किसी ने भारत सरकार अगर बर्खास्त की बात करूं तो भारत सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता को बर्खास्त कर सकती है जिसने पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता ली हो। हाँ, जन्म से नहीं कर सकती, लेकिन पंजीकरण से वो क्या कर सकती है? नागरिकता को बर्खास्त कर सकती है। फिर आगे मैं बात करता हूं, ये बर्खास्त वाला पॉइंट सेकंड रहेगा। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है अपना कि व्यक्ति अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है। उसके लिए कुछ सूटेबल कंडीशंस भी है। कंडीशंस क्या रहेगी कि उस टाइम पे क्या कि भारत दूसरे देश के साथ युद्ध ना लड़ रहा हो। सबसे मेन पॉइंट ये रहेगा कि भारत किसी दूसरे देश के साथ युद्ध ना लड़ रहा हो, या क्या व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश की सहायता कर रहा है किसी भी इनडायरेक्टली रूप में आतंकवादी गतिविधियों में, तो उस समय भी भारत देश उसकी नागरिकता को बर्खास्त कर सकता है। या अगर वो संविधान का क्या कर रहा है? अनुसरण नहीं कर पा रहा है, या और उसके साथ साथ वो दूसरे देश की सहायता कर रहा है किसी युद्ध में, या अलग किसी कोई और रीजन हो सकता है, तो उस समय भी उसकी नागरिकता बर्खास्त हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट है जिसके द्वारा नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। फिर आर्टिकल अगर 10 की बात करूं तो हम अपनी नागरिकता को कैसे बरकरार रख सकते हैं, इसके बारे में जितने भी प्रावधान है वो आर्टिकल 10 में है। ठीक है, तो लास्ट बचता है क्या? आर्टिकल 11। और आर्टिकल 11 के अगर बारे में बात करूं तो क्या है कि संसद क्या कर सकती है
कि नागरिकता के प्रावधान है जितने भी, उनमें चेंजेज कर सकती है। ठीक है, नागरिकता के प्रावधान में क्या कर सकती है संसद? चेंजेज कर सकती है। और इसी के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था 1955 में। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या संसद क्या करेगी या सरकार क्या करेगी? नागरिकता के बारे में जो उसके प्रावधान है उनमें चेंजेज कर सकती है, वो रहेगा आर्टिकल 11 में। तो अब जो CAA था और कैब था, ये सारा का सारा मुद्दा था, वो किसके तहत आता है? अगर पेपर में क्वेश्चन है तो आर्टिकल 11 के ही तहत आएगा। क्या कि अब क्या कर रही थी सरकार? चेंजेज कर रही थी कि जितने भी भारत से बाहर थे कुछ अल्पसंख्यक, उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान था, या 5 साल था। और साथ अगर कोई व्यक्ति 7 साल बाद किसी देश से क्या रहता है, बाहर रहता है, तो तब भी क्या होगा? उसकी नागरिकता की समाप्ति हो जाएगी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और लास्ट टाइम पे क्या हुआ था कि भारत सरकार ने भी ये क्या किया था कि अगर 2014 से, कोई दिसंबर 2014 की बात की थी उन्होंने, कि जो कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है तो उसे हम नागरिकता दे देंगे। जो अभी जो बिल पारित हुआ था उसमें ये प्रावधान दिया गया था। और 6 समुदाय थे जिन्हें हम क्या कर रहे थे, 6 अल्पसंख्यक समुदाय थे जिन्हें हम क्या नागरिकता देने की बात कर रहे थे। तो आज के इस टॉपिक के बारे में, नागरिकता और भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसके बारे में हम काफ़ी कुछ बातें कर ली है। मैंने सभी के सभी क्वेश्चन आपको बता दिए कि जो इतने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या रहेंगे, क्या वो पूछ सकता है, क्या क्या प्रावधान हमें मिले हुए हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरे लेक्चर को अच्छे से देखा होगा और ये सभी चीज़ें आपने नोट की होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जिससे हमें क्या मिलता रहेगा, हमें आपकी प्रेजेंस भी हमें इससे ही पता लगती है क्या कि आप लाइक कर रहे हो या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, जिससे हमें लगता है कि आप हमारे साथ जुड़े, जिससे हम और मेहनत करते हैं। और आप भी, मैं चाहता हूँ कि आप और मेहनत करें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखें। इसी के बाद मैं शब्दों पर अपनी विराम देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, जिसमें मैं आपको मौलिक अधिकार पढ़ाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।